हेलो। तो दोस्तों, अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं बायो का सेकंड पार्ट लाया हूँ। तो देखते हैं। तो हम अच्छे से बायो कर रहे हैं सीरीज में। और बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूज से। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिस चीज़ से लाइफ बनी है वो सेल होता है। अब हम टिश्यू देखते हैं। टिश्यू क्या होता है यार? कुछ हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल सारे काम करते हैं, फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलके काम करते हैं। तो टिश्यू एक टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल वन टाइप ऑफ सेल वन टाइप ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो दोस्तों, हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं बायो का सेकंड पार्ट लाया हूँ। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बायो। और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, सेल टिश्यू, ये तो उस सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आगे देखते हैं। आज मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। तो ये इसीलिए मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बार बार बता रहा हूँ कि इसको अच्छी प्रायोरिटी पे रिवाइज करिए इसे। तो आज हम करने वाले हैं टिश्यूज। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने देखा था कि एक टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर, वो मिलके कुछ काम करते हैं। तो जब एक टाइप ऑफ सेल मिलकर काम करें तो उसको टिश्यू बोलते हैं। नंबर ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ एक तरह के सेल जब एक साथ मिलके कुछ काम करें उनको टिश्यू बोलते हैं। जैसे आपके स्किन, अब स्किन के एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है, वो मिलके एक ही काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। जैसे आईज के सेल है तो वो एक डिफरेंट टिश्यू है। ठीक है, वैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है, सेल्स होते हैं, सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम। तो इससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी। ठीक है भाई, ये टिश्यू होता है। तो अब हम ना इस क्लास में देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में और फिर एनिमल्स टिश्यू के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू में। अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, हमने काफी बार पढ़ा है, पिछले में पढ़ा था डिफरेंट शेप साइज के। ऐसे ही प्लांट्स में अलग तरह के सेल मिलेंगे आपको और एनिमल्स में अलग। तो प्लांट सेल के बारे में देखते हैं। प्लांट सेल, तो पहला टाइप ऑफ प्लांट सेल जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? वो ग्रोथ के लिए काम आता है। तो पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं मेरिस मेरिस्टेमेटिक, MA लगा लो। अब ये टिश्यू के बारे में एक वर्ड कहूं, सो दिस सिग्निफाइज ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ सिग्निफाई करता है, मतलब प्लांट की जो भी ग्रोथ होती है वो इसी टिश्यू से होती है। अब ये कैसा टिश्यू होता है? ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होता है। कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, जहां भी ये पाए जाते हैं वो कंटिन्यूअसली चीजें ग्रो कर रही होती है वहां पे। इसीलिए जो उनका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल था, सेल के बीच में न्यूक्लियस,
और जो ये एरिया है, ये एरिया होता है ना खाली, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसका साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है ना, तो डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए उसके लिए, है ना। एक तरह से कह सकते हो, होता है ना, बोलते हैं कि बहुत ताकत है इसमें, तो इसमें बहुत पावर होती है क्योंकि ये डिवाइड होता है काफी, तो उसको पावर चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। ठीक है, अब और क्या होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज में? थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल। और एक और इसका स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कि इट लैक्स साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म में वैक्यूल, इट लैक्स वैक्यूल। अब क्यों वैक्यूल नहीं होता? वैक्यूल हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है सेल की पिछली क्लास में। तो वैक्यूल क्यों नहीं होता इसके अंदर? क्योंकि हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हमने देखा था 50 से 90% तक स्पेस ले लेता है वैक्यूल। तो यार ये जो टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, ये वैक्यूल को इतना स्पेस दे नहीं सकते, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड होना है और इनको एक डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए। तो उस फंक्शन के लिए इनको स्पेस चाहिए, और साइटोप्लाज्म ये वैक्यूल लेता है बहुत स्पेस, तो ये वैक्यूल को उतनी स्पेस नहीं दे सकते। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, वैक्यूल का कोई रोल भी एज ए नहीं होता है यहाँ पे, है ना। वैक्यूल का स्पेशल रोल भी नहीं होता, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड होना है। वैक्यूल का हमने देखा था प्लांट्स में क्या रोल होता है, प्लांट को टर्जिडिटी देता है ना, ब्लोटनेस देता है, फ्लावर्ट देता है। यहाँ पे उसका कोई खास काम है नहीं, ये तो भाई ज़्यादा देर तक ठहरता ही नहीं है, सेल डिवाइड होता चला जाता है, तो इसको स्पेस चाहिए, इसीलिए ये वैक्यूल को अपनी स्पेस नहीं दे पाता, इसलिए इसमें वैक्यूल नहीं होता। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज के कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये इमेज है आपके लिए। तो हमें इतना पता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है, सेल्स को डिवाइड करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है जहां भी ये प्रेजेंट होता है। तो 3 तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं। पहला है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक आपका ज्यादातर कहां पे पाया जाता है? टिप्स पे, टिप्स पे एंड रूट्स पे भी ये पाया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ टिप्स पे, रूट्स पे भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? ये इंक्रीज लेंथ को इंक्रीज करता है ये जहां भी प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी कहां पे आपको ज्यादातर मिलता है? ये आपको नॉड्स में मिलता है। अभी नॉड्स क्या होती है? नॉड्स होती है, पोर्स होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जहां से स्टेम्स और ब्रांच ग्रो होती हैं पेड़ के अंदर, कह सकते हो आप। वो पोर जैसे स्टेम्स और या फिर लीव्स वगैरह ये सब ग्रो होते हैं, तो वहां पे ये पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है भाई? बेस में, बेस ऑफ लीव, बेस ऑफ अ लीफ स्पेल, बेस ऑफ अ लीफ। ठीक है, लीफ के बेस पे पाया जाता है। गलत, कितनी बार गलत करूंगा भाई। ठीक है, और स्पेलिंग में थोड़ा मेरा हाथ है, आई एग्री। ठीक है, और आगे आपका लिटरल मेरिस्टेम। अब लिटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है? तो यहाँ भी इसका काम क्या होता है? आपके इंटरकैलरी आपका मानता है नॉड्स और बेस ऑफ द लीफ पे पाया जाता है, ये भी वहां पे ग्रोथ करवाता है। ठीक है, फिर आता है आपका लिटरल मेरिस्टेम। लिटरल मेरिस्टेम आपका पाया जाता है, आपका करता क्या है? जैसे कि एपिकल इंक्रीज ऑफ लेंथ कर रहा है, नॉट इंटरकैलरी ग्रोथ कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेस द गिर्थ। गिर्थ मतलब मोटाई, ब्रेथ ऑफ द एरिया। इट इंक्रीजेस द गिर्थ। और कहाँ पे पाया जाता है ये? स्टेम पे पाया जाता है, स्टेम में, और रूट में भी ये पाया जाता है। स्टेम एंड रूट।
ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ फंक्शन क्या करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, वेयर दे आर फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लेना। सभी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार नहीं कह रहा है ना, बट इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, सीधी सीधी सी इंफॉर्मेशन है ये। अब हम आगे देखते हैं भाई। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, हमने पहले टिश्यूज कौन से देखे, मेरिस्मेटिक। अब दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। इसको थोड़ा नीचे कर लें क्या, सॉरी। ठीक है, अब यार जब भी मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो होते हैं तो एक टाइम पे मान लो ग्रो हुए और इन्होंने कुछ ब्रांच बना दिया, कुछ बना दिया, तो वो जो न्यू टिश्यू बनता है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो होने के बाद मेरिस्मेटिक जो नई चीज बनाता है वो बदल जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। मेरिस्मेटिक टू, जो भी स्पेलिंग है यार, परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, मेरिस्मेटिक टू परमानेंट, ये बदल जाते हैं परमानेंट। तो मेरिस्मेटिक ग्रो होने के बाद एक चीज बन गई, अब वो जो टिश्यू बने वो परमानेंट में, परमानेंट टिश्यू बन गया। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि नो ग्रोथ, आगे कोई ग्रोथ नहीं होती, स्टिल हो जाते हैं अपनी जगह पे, स्टिल हो जाते हैं, मतलब नो मूवमेंट, नो ग्रोथ, लॉस डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी। अरे यार, तो बात करते करते लिखना भी ना थोड़ा वो हो जाता है, लॉस्ट डिवाइडिंग कैपेबिलिटी। अब ये टर्म्स में वो टर्म्स लिखता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज दी हुई है वो उठा के आ जाती है। ठीक है, परमानेंट शेप ले लेते हैं वो, लॉस डिवाइडिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कि भाई वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर देते हैं, यहां भी ये भी लिख देता हूं, इस प्रोसेस को और परमानेंट शेप ना, ये सब करते हैं परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को कि भाई ग्रो होने के बाद एक परमानेंट शेप ले लिए, रुक गए, उससे आगे ग्रो नहीं हो रहे, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। है ना, डिफरेंशिएट हो गए वो, मेरिस्मेटिक से डिफरेंशिएट हो गए, अब वो आगे ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अब आगे कुछ बताओ। ठीक, तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया। परमानेंट टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले एक और टिश्यू की मैं बात करता हूं, वो है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस भी एक परमानेंट टिश्यू हुई है। तो परमानेंट टिश्यू का एक और टाइप, सब टाइप इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो। प्रोटेक्ट जो हमारी स्किन होती है, ये स्किन है, ये एपिडर्मिस की बनी है। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर। कैसी होती है ये प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, हमारे हमारे ज़्यादातर हमें हमें ज़्यादातर प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। और प्लांट्स की अब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ड्राई प्लांट्स के अंदर ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है ड्राई एरियाज के अंदर। ड्राई एरिया प्लांट्स के अंदर कैसे हो जाती है, थिक। क्यों, प्रिवेंट वाटर लॉस, H2O लॉस। क्या होता है, ड्राई एरियाज के अंदर प्लांट वैसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पानी नहीं होता, तो जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, वहां पे ये थिक हो जाती है ताकि वाटर बाहर लॉस ना हो सके। एक मिनट रुकना यार। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और क्या है एपिडर्मिस के बारे में, और नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं हम। ठीक है, और क्या एपिडर्मिस के बारे में, जो उसके एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, मतलब पार्ट्स, एरियल पार्ट्स। अब मैं ये एरियल पार्ट्स मतलब रूट्स के ऊपर वाला जितना भी प्लांट है, अबव रूट्स,
सॉइल के ऊपर वाला जितना भी एरिया उसको एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं, क्योंकि वो एयर के अंदर है ना, बाहर है। तो ये टर्म्स क्या पता ये भी सीधा बोल दे, तो मैं टर्म्स हमेशा आपको जरूर बोलता हूँ, बोलने को मैं ये बोल सकता था रूट्स के अलावा। ठीक है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पूरे में ये पाई जाती है, फुली कवर्ड बाय एपिडर्मिस, मतलब पूरा प्लांट एपिडर्मिस, बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस से कवर्ड है। ठीक है, रूट्स नहीं है, इसलिए एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोला। तो इसके अंदर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस, टाइटली पैक्ड होती है इसका मतलब। ठीक है सर, और क्या होता है इसका, जो आउटर और साइड वॉल्स होती हैं, आउटर और साइड वॉल्स वो ज्यादा थिक होती हैं देन इनर वॉल्स, है ना, इनर वॉल्स से। जो बाहर की वॉल्स होती है, आउटर एंड साइड वॉल्स, दे आर थिकर देन दी इनर वॉल्स। ठीक है सर, ये भी आपने हमें इसके बारे में बात बता दी। अब एपिडर्मिस के ऊपर ही, एपिडर्मिस पे ही आपको एक चीज मिलती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे होता है, एपिडर्मिस पे। स्टोमेटा का क्या काम होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, वो जो हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ वाटर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। पिछली क्लास में देखा था, प्लांट को भी चाहिए ऑक्सीजन, चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजनी है, अंदर लेनी है, पानी बाहर भेजना है, तो स्मॉल पोर्स के थ्रू होता है, लीव्स पे मिलते हैं वो, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस लेयर पे ही पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट लेयर पे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, स्टोमेटा के अराउंड सेल्स होते हैं कुछ, उसको गार्ड करने के लिए, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, मतलब खड़े रहते हैं तब इनको गार्ड, है ना, गार्ड होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, गेट के लिए। सीधी सी बात ये, कोई भी चीज का अंदर आना जाना यही कंट्रोल करते हैं, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बस 100 बात की एक बात। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, सराउंडेड होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ, इमेज आप लगा तो सकते थे एनसीईआरटी, ऐसे, और ये अंदर, ये गार्ड सेल्स हैं भाई, और ये स्टोमेटा कोर्स है। तो ये देखेंगे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, क्या चीज अंदर भेजनी है, क्या चीज बाहर भेजनी है। ठीक है, और कहाँ पे होते हैं एपिडर्मिस सेल, आपके रूट्स के अंदर होते हैं। रूट्स के अंदर जो आपके हेयर होते हैं ना, रूट्स, लॉन्ग हेयर, है ना, बाल जैसे हेयर होते हैं रूट्स के अटैच्ड, लॉन्ग लंबे हेयर लटक रहे होते हैं रूट्स में, वो भी एपिडर्मिस के होते हैं, रूट्स लॉन्ग हेयर। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रूट के जो हेयर है वो इतने लॉन्ग क्यों होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। देखो कोई भी चीज कभी भी आपकी एग्जाम में भी पूछी जाए, ये फोल्डेड क्यों होती है, ये विलीज होती है, जैसे हमने देखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होता है, तो अगर आप उसे ध्यान से देखोगे वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा होता है। अगर मैं कोई चीज प्लेन रखूं और कोई चीज फोल्डेड रखूं, तो ये जो फोल्डेड है यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है ना, देखो इतना लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, यहाँ पे बस इतना है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड फोल्डेड चीजें सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके रूट, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर H2O एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग रूट हेयर किसके बने होते हैं, एपिडर्मिस सेल के। ठीक है, अब बात यार ये है कि तीसरी चीज और आती है कि जब आपके प्लांट्स के अंदर वैसे तो आपकी एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, बट कुछ टाइम बाद आपका जब ट्री ओल्ड होने लगता है, फिर थोड़ा टाइम हो जाता है नई चीज को ग्रो हुए, उसके ऊपर एक और हार्ड लेयर जम जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्क, जिसका यूज करके रॉबर्ट ब्राउन सर ने सेल का इन्वेंशन करा था। वो कॉर्क क्या होते हैं, वो कॉर्क्स आर डेड सेल। और मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद फ्रेशली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द प्लांट पे कॉर्क की डेड सेल्स की लेयर जम जाती है। ठीक है, और
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रांच पे। ये जो लेयर है ये ब्रांच पे पाई जाती है, ब्रांच ऑफ ट्री, है ना, नॉट ऑन स्टेम। स्टेम पे नहीं पाई जाती, क्योंकि देखो ब्रांच ऑफ द, आपकी जो ब्रांच ऑफ द ट्री है, स्टेम क्या है आपकी रेगुलरली डेवलप्ड हो रही होती है, स्टेम ज़्यादातर रेगुलरली डेवलप्ड हो रही होती है, ब्रांच इतनी डेवलप नहीं होती, एक बार बन गई तो बन गई, इसीलिए कॉर्क आपकी ब्रांच ऑफ द ट्री पे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब कॉर्क के अंदर ना एक सब्सटेंस होता है आपका सबेरिन। सबेरिन क्या होता है कि ये आपका मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिकी सब्सटेंस होता है जो स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस को खत्म कर देता है, जहाँ जिससे इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है, और ये अलाउड नहीं करता नो H2O, पानी हो गया या फिर गैस पास हो गई पास, इससे कोई पानी या फिर गैस पास नहीं होता इस लेयर से। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सबेरिन स्टिकी सब्सटेंस होता है, कॉर्क पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने देख ली कॉर्क के बारे में, कहाँ पाया जाता है, क्या है। ठीक है सर, आगे बताओ, कुछ आगे बता देते हैं दोस्तों। तो हमने परमानेंट सेल देखे, परमानेंट सेल का एक टाइप देखा एपिडर्मिस, फिर पेड़ की बात कर रहे थे हमने, कॉर्क देख लिया, कॉर्क एक और लेयर थी डेड सेल्स की। अब दूसरा टाइप, परमानेंट सेल्स के अंदर ही दो टाइप आते हैं। देखो एपिडर्मिस तो एक तरह का परमानेंट सेल थी, परमानेंट टिश्यू था, तो बट परमानेंट टिश्यू दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट में क्या होता है, सिंपल फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती टिश्यूज के अंदर। तो क्या क्या फीचर्स है सिंपल परमानेंट के? सिंपल सेल्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ये तो है ही। कहाँ ये पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बीनीथ एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर ये उस लेयर के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक तरह के सेल से ही बनाए जाते हैं, वन टाइप ऑफ सेल ही मिलता है इनके अंदर। मतलब आप कोई सिंपल परमानेंट टिश्यू उठाओगे तो उसमें एक ही टाइप ऑफ सेल मिलेगा। ठीक है, तभी तो सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल टाइप ऑफ सेल मिलते हैं। अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप के सेल्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। जैसे कि एक था ना आपका एपिडर्मिस टिश्यू था, ऐसे ही सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है सर, बताओ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, तीन तरह के हमें टिश्यू मिलते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा, तीन तरह के टिश्यू। अब इनके कुछ फीचर्स हैं, सीधा सीधा पेपर में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको टेबल बना के दी है बढ़िया सी। पैरेन्काइमा में देखो सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, पतली, और मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है सर, सेल वॉल वैसे सेलुलोज से ही बनती है, कुछ स्पेशल नहीं, बट हाँ थिन होती है सेल वॉल। इसमें थिक होती है कोलनकाइमा में, और इसमें वेरी थिक होती है स्केलेनकाइमा में। क्यों होता है ऐसा? पहले इसके फंक्शंस पे जाते हैं, कहाँ होते कहाँ हैं। देखो पैरेन्काइमा कहीं जहाँ भी होता है वो क्या करता है, फूड स्टोर करता है या तो, और कभी कभी पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। पैरेन्काइमा में कभी कभी क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तब उस पैरेन्काइमा को हम क्या बोल देते हैं, क्लोरनकाइमा। जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो, जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो और वो खाना बना सके, उसको क्लोरनकाइमा बोल दिया जाता है। ठीक है सर, तभी तो फंक्शंस में इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और थोड़ा बहुत हीलिंग में भी पार्टिसिपेट कर देता है, क्योंकि इसके पास खाना है, फूड वगैरह लेके हीलिंग में भी पार्टिसिपेट कर देता है। तो मेन काम इसका है फूड स्टोर करना। कभी कभी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको क्लोरनकाइमा बोल देते हैं। कोलनकाइमा का मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, जैसे हमें मैकेनिकल सपोर्ट हमारी बोन्स दे रही हैं, ऐसे ही कोलनकाइमा का ये काम है। थर्ड है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मोटे, हार्ड, थिक सेल्स, डेड सेल्स होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट यही देते हैं। कोलनकाइमा भी देते हैं, बट ये अलग तरीके का, ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर कोलनकाइमा ही सपोर्ट दे रहा है, काफ़ी जगह स्केलेनकाइमा भी आ जाता है इस रोल में। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी सेल वॉल थिन, इसकी थिक,
इसकी सेल वॉल पेक्टिन की भी बनी है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी सेल वॉल वेरी थिक है क्योंकि ये मोटे हार्ड सेल्स होते हैं डेड, और इसकी सेल वॉल लिग्निन की बनी है, ध्यान रखना है। एक भी चीज़ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाली, एक होता है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है किसी बुक्स वगैरह में, सब रिफाइंड कंटेंट है आप लोगों के लिए, बहुत टाइम लगता है बनाने में, है ना, तो उसको वेस्ट मत करना भाई, देख के इसको ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत समझना, कुछ भी जो यहाँ लिखा है बड़ी टाइम लगा के बनाया है। इंटरसेलुलर स्पेस देखो, ये तो भाई हार्ड और थिक होते हैं तो इनमें नहीं होता, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नो स्पेस, ठीक है, इसमें बहुत कम होता है, इसके अंदर होता है, पैरेन्काइमा में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। लोकेशन क्या है, ऑल पार्ट्स, इसकी लीफ स्टॉक्स एंड बिलो एपिडर्मिस, ठीक है। स्केलेनकाइमा कहाँ पे मिलते हैं, इन स्टेम्स वेन्स ऑफ लीव्स, और कहाँ पे मिलते हैं भाई ये, नट्स की कवरिंग में, अखरोट की कवरिंग में, देखिए कितनी हार्ड कवरिंग होती है भाई, वो स्केलेनकाइमा की कवरिंग है अखरोट की। और कहाँ मिलते हैं आपका, और ये मिलेंगे भाई आपको कोकोनट, कोकोनट की कवरिंग देखिए कितनी हार्ड होती है, वो भाई स्केलेनकाइमा की कवरिंग होती है। तो और ये कहाँ पे मिलते हैं, स्टेम्स और लीव्स में तो मिलते ही हैं, इन वेन्स ऑफ लीव्स, ये भी बात सच है, इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ज्यादातर बट यहाँ कोकोनट नट्स कवरिंग यहाँ ज्यादातर मिलते हैं। स्पेशल टाइप क्या है इनके भाई, कोलनकाइमा मैंने बता दिया, एरनकाइमा भी एक टाइप होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, देखो एरनकाइमा का मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स, सॉरी हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि ताकि वो पानी में तैर सकें, है ना, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो पानी पे इट कैन फ्लोट कर सके ताकि, तो इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है इसमें पैरेन्काइमाज में। तो जब ज़्यादा स्पेस हो जाता है पैरेन्काइमाज में, उनको हम अलग नाम से बुलाने लगते हैं एरेन्काइमा। और वो कहाँ पे मिलता है हमें स्पेस ज़्यादा, वो हमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलता है ज़्यादातर, ठीक है मेरे भाई लोगों, ठीक है। आगे देखते हैं सर, आगे क्या देखोगे, ठीक है। इनका कोई स्पेशल टाइप नहीं है, इसके जो स्पेशल टाइप्स मैंने बता देते, तो टेबल इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना कहाँ पाए जाते हैं, क्या वर्क है इनका, लिविंग भी है, नॉन लिविंग क्या है, ठीक। आगे देखते हैं भाई आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये तो सिंपल थे, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पीछे वाली स्लाइड में बता दूं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये सिंपल नहीं होते, इसीलिए इनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप सेल, एक टाइप से ज्यादा तरह के सेल एक ही टिश्यू में मिले होते हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई सर, ठीक है सर। तो बस यही इनका फीचर है भाई, इसमें एक तरह के, इसमें कम, दोनों ही बीनीथ एपिडर्मिस, तो ये भी कॉम्प्लेक्स वाले भी पाए जाते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं यहीं पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ये होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स देखें, क्या 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 नाम है कॉम्प्लेक्स के। तो कॉम्प्लेक्स में हमें दो तरह के इंपॉर्टेंट सेल मिलते, दो तरह के इंपॉर्टेंट टिश्यू मिलते हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा कई बार, क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। भाई देखो, जाइलम एंड फ्लोएम भी इंपॉर्टेंट हैं, इनका प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जाइलम का काम क्या है कि ये पानी नीचे से पूरे प्लांट के अंदर कंडक्ट करता है, ये पानी ले जाता है नीचे से पूरे प्लांट में, तो पानी प्रोवाइड जाइलम करता है, फ्लोएम करता है फूड प्रोवाइड। तो एक छोटा सा वर्ड बोलो, दिस इज वाटर, दिस इज फूड। तो देखो, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, तो पानी के साथ मिनरल्स भी आते हैं, फ्रॉम रूट टू लीव्स। फ्लोएम क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड को फ्रॉम लीव्स, खाना कहाँ बनता है हमारा, ये सबको पता होना चाहिए, लीव्स में बनता है प्लांट्स की, तो लीव्स से लेके टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द प्लांट को देता है फ्लोएम। जाइलम की एक ही साइड मूवमेंट हो सकती है, बस एक ही तरफ अपवर्ड्स होती है वो, बस रूट से लेके
प्लांट की लीव्स तक पानी पहुंचाता है, तो ओनली यूनिडायरेक्शनल, तो इसको बोलेंगे हम यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ मूवमेंट अपवर्ड। फ्लोएम की बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन मतलब मूवमेंट इसकी बाई डायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे भी खाना ले जा सकता है, खाना नीचे से ऊपर भी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे वाली एक ही डायरेक्शन होगी, अगर तो मान लो नीचे वाली लीव्स ने खाना बना दिया है, अब बीच वाली लीव्स ने खाना बना दिया है ट्री की, तो खाना नीचे भी जाना है ऊपर भी जाना है, तो कैसे ले जाए अगर यूनिडायरेक्शनल होता तो। इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। सेल टाइप जाइलम, अब देखो उसके टाइप देख लो पहले, कंपोनेंट और टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, इनका वर्क क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये देख ली। अब इसके अंदर भी इनकी हेल्प कराने के लिए इसके कुछ और छोटे मोटे वर्कर्स लगते हैं इनके साथ, इन्हीं के एक सब टाइप्स हैं, मतलब ये सारे टाइप्स मिला के जाइलम बनाता है। जाइलम के और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें जाइलम के अंदर काम कर रही हैं। जाइलम ट्रैकिया है, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। और यहाँ पे देखो फ्लोएम के पास क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे जाइलम फाइबर्स भी ऐड कर लो, ठीक है। तो जाइलम के 4 सब पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 चीजें और हैं जाइलम के अंदर जो काम कर रही हैं, और फ्लोएम के अंदर 5, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम, ये 4 ही है, सॉरी, ठीक। तो देखो ये चीजें, इनका काम भी देखना हमें पड़ेगा, क्या काम करते हैं। ट्रैकिया क्या काम करता है, मेन जो पानी कंडक्ट्स वाटर, प्रोवाइड सपोर्ट, मेन जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है वो ट्रैकिया ही कर रहा है। और वेसल्स, तो ट्रैकिया और वेसल्स दोनों मिलके ही पानी को ज्यादातर जो मूवमेंट करा रहे हैं वो ट्रैकिया और वेसल्स ही कराते हैं। मेन ट्यूब्स, वेसल्स क्या है, मेन ट्यूब्स हैं, जैसे कि हमारी वेन्स वगैरह होती हैं, और ट्रैकिया है उसमें वाटर की मूवमेंट करा रहा है, ठीक है, मेन वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स। पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोर फूड, जो पेरेन्काइमा का काम है, तो ये वही पेरेन्काइमा है, बस वो जाइलम के अंदर है, तो उसका नाम जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, जो हमने देखा था सिंपल परमानेंट में, जो कि उसका काम होता है स्टोर फूड। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या देते हैं, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल, अरे सर ऐसा तो उससे बढ़िया भी लिखो ही मत, है ना, सपोर्ट देते हैं, बस सपोर्ट लिख दो। अब यहां पे देखो फ्लोएम के क्या क्या कंपोनेंट्स क्या करते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, यहां भी ये दोनों मेन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मेन काम करते हैं। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, ये भी वेन्स की तरह होती हैं, और कंपेनियन सेल्स हेल्प सीव ट्यूब्स इन ट्रांसपोर्ट, तो ये दोनों मिलके ही मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का काम यही देखते हैं। पेरेन्काइमा वही फूड स्टोर करेगा और फाइबर भी वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, तो यहाँ पे पेरेन्काइमा और फाइबर्स का दोनों जगह सेम काम है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, उनका वर्क होता है। तो इसीलिए अब इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि ज्यादातर ये कंपोनेंट्स क्या है, मोस्टली आर डेड, जाइलम के अंदर मोस्टली ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर डेड, बस एक लिविंग है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा। यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, इसको देख लेना। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर, वहां तो जाइलम में मोस्टली ये सारे बेचारे डेड थे, फ्लोएम के अंदर ये मोस्टली लिविंग हैं, बस एक डेड है, वो है जाइलम फाइबर। तो ये चीज ध्यान रखना, कौन लिविंग है कौन डेड। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस, जाइलम कैटरी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हाँ, इसकी थिक वॉल्स हैं जो कि लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन की बनी है। लिग्निन का और क्या बना था हमने पीछे देखा है, बताओ मुझे कमेंट में बताओ, जैसे भी खुद भी देख लो। यहाँ पे फ्लोएम को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, सब टाइप के कंपोनेंट्स हैं, क्या काम करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कानों में सुनने में आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनमें से ये है, ठीक है। अब सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे प्लांट्स टिश्यू यहाँ ख़त्म होते हैं, इनके टाइप्स और एग्जाम्पल्स वगैरह सब बता दिए मैंने। अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ की तरफ। एनिमल टिश्यूज़, देखो जैसे प्लांट के टिश्यूज थे, ऐसे एनिमल के भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। तो पहला टाइप हम देखते हैं इसका, एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है बॉडी के अंदर? जो भी कवरिंग का काम है, जो भी कवरिंग का काम हो गया, मतलब आपकी कवर करना है, मान लो जैसे बॉडी को कवर करना है, तो बॉडी को कवर करने के लिए आपका स्किन, तो स्किन किसकी बनी है? हमने देखा था एपिडर्मिस की बनी है, एपिडर्मिस की मैंने बात करा, स्किन बनी है। तो एपिडर्मिस भी तो भाई एक तरह का एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू ही है। तो कोई भी चीज की जहां कवरिंग करनी हो, ऑर्गन्स की कवरिंग करनी हो, स्किन की कवरिंग करनी हो, स्किन जैसे कवर कर रही है बॉडी को, तो वहां एपिथेलियल काम आता है। ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इसमें ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस है, स्पेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, बट टाइटली पैक्ड होती है। ये जितनी भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं टाइटली पैक्ड हैं। ठीक, अब यार इनके भी ना टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो देखते हैं अभी तक हम। तो अभी तक हमें पता है भाई ये ऐसा टिश्यू है जो प्रोटेक्शन के काम आता है, किसी भी चीज़ की कवरिंग करता है। इवन स्किन की कवरिंग भी इसी का एक टाइप कर रहा है, एपिडर्मिस एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का ही। ठीक है, आगे देखते हैं इसके टाइप्स। अब यहाँ पे ना मैंने एक इमेज रखी है भाई, ठीक, तो कलर बदल लूँ यहाँ पे ना मैं, इसका सही लग रहा है। हाँ, ये सही है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। अब ये जो टिश्यू होता है, ये आपका पहली बात क्या करता है? कवरिंग करता है, सारे एपिथेलियल कवरिंग और प्रोटेक्शन ही करते हैं, तो वो तो छोड़ दो आप फंक्शन। बट कवरिंग में भी जहां ये कवरिंग कर रहा है वहां पे कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ये कहाँ पाया जाता है? आपका लंग्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अगर लंग्स में पाया जा रहा है तो यार ये स्पेशल फंक्शन क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटीरियल्स। तो आपको ज़्यादा फंक्शन से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कहाँ ये मिलते हैं, तो उससे आप फंक्शन आराम से गैस कर सकते हो। तो लंग्स के लाइनिंग ऑफ लंग्स में अगर मिल रहा है तो एक्सचेंज ऑफ गैस भी कर लेता होगा। सिंगल फ्लैट लेयर है, ठीक है सर। फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसके जो सेल्स होते हैं क्यूब की फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्यूबॉइडल नाम दे दिया। तो क्यूब शेप्ड हैं, कहाँ मिलते हैं? किडनी वगैरह में मिलते हैं। स्पेशल फंक्शन कुछ इतना है नहीं। सिंपल कॉल्यूमिनर, सिंपल कॉल्यूमिनर, कॉलमनर, सॉरी, सिंपल कॉलमनर क्यों? क्योंकि ये कॉलम्स की शेप में ज़्यादा होते हैं इसके सेल्स, कॉलम की शेप में। सिंपल कॉलमनर। टॉल कॉलम लाइक सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन और स्टमक में, ठीक है सर। सीलिएटेड एपिथेलियल। अब सीलिएटेड एपिथेलियल क्या होता है भाई? यहाँ पे ना जो ये इसी का एक टाइप है कॉलमनर टिश्यूज का। जब इन कॉलमनर टिश्यूज के ऊपर सीलिया डेवलप हो जाते हैं, फिंगर लाइक ऐसे फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस फोल्ड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं सीलिया। इसीलिए इस टाइप ऑफ एपिथेलियस को बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल, जो कॉलमनर के ऊपर आपका सीलिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। कॉलमनर सेल्स विद सीलिया, वेरी नाइस। मूव सब्सटेंस लाइक म्यूकस, कहाँ पे मिलता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में मिलता है ना, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब यहाँ एक क्या करता है कि सीलिया का क्या काम होता है? यहाँ पे सीलिया क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो ये जो भी चीज़ें होती है उनकी मूवमेंट करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये म्यूकस का मूवमेंट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। म्यूकस का मूवमेंट करता है आपका सीलिएटेड एपिथेलियल, इसका फंक्शन है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। अब एक तो हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल पढ़ा था, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स, स्ट्राटा, लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल में क्या होता है? सिर्फ एक ही तरह की लेयर नहीं होती, डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स जुड़ जाती हैं,
तो उसको स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस बोल देते हैं, मल्टीपल लेयर्स। प्रोटेक्शन के लिए वियर एंड टियर ना हो, कोई दिक्कत ना हो, जैसे हमारे स्किन। तो इससे हमें एक चीज़ क्या पता चली कि जो हमारी स्किन की कवरिंग कौन करता है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस एक टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल है, ठीक है। तो एपिडर्मिस एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं हमारी स्किन के अंदर। सिर्फ एक लेयर नहीं, एक काट दोगे आपको कुछ और दिखेगा, भाई करना मत। बट आप ऐसा होता है, एक लेयर कट जाती है, अंदर और 2-3 लेयर होती है। तो इसीलिए स्किन में, माउथ में, ईसोफेगस में पाई जाती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियस, तो हमारी बॉडी में ना ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करती हैं। तो वहाँ पे जो एपिथेलियस प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियस बोलते हैं। उसका फंक्शन ये हो जाता है कि वो सेक्रीशन में काम करती है, आपके एंजाइम्स वगैरह सेक्रीट करने हो। तो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं थोड़े से। और कहाँ मिलते हैं, सलाइवा पे, जहाँ पे सलाइवा वगैरह एक्सक्रीट होता है। स्वेट ग्लैंड्स में मिलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो सेक्रीट करती हैं वहाँ पे हमारी एपिथेलियल, मॉडिफाई हो जाती है थोड़ी। तो ये टाइप्स और एपिथेलियल थे, इनके फंक्शंस कहाँ पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहाँ पे पाई जाती हैं उससे ही आप इनके फंक्शंस आराम से देख सकते हो, और ये भी पता कर सकते हो होंगी कैसी, थोड़ी सी, ये तो थोड़ा सा गैस ले सकते हो। बट हाँ, फंक्शंस आप इसी के थ्रू याद कर सकते हो। ये नहीं कि याद नहीं करने, इसी के थ्रू, भाई ये तो यहाँ मिलती है तो ऐसी होंगी ये तो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक, ये हमने एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर ली, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारे। अब एक और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, नहीं, हमने मेरिस्मेटिक टिश्यूज के टाइप थे वो तो, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फिर हमने देखे एपिडर्मिस वगैरह देखा, एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यूज देखा। अब नेक्स्ट टिश्यूज देखते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू। ये अपने में एक टाइप है, जैसे कि मेरिस्मेटिक थे ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू और एपिडर्मिस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट कराने में हेल्प करते हैं ऑब्वियसली। इसके फीचर्स क्या हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूज होते हैं। कहाँ कहाँ ये मिलते हैं भाई, ये मिलते हैं आपका ब्लड में। ब्लड में नहीं, ब्लड खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और कौन है, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब बोन कनेक्टिव टिश्यू, बोन के बारे में ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको बोन किस किस से मिलके बनती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बोन हमारी बनी होती है। तो हमने कैल्शियम सुना है, तब से सिर्फ कैल्शियम नहीं भाई, फॉस्फोरस भी होता है अच्छा खासा। अब बोन्स दो बोन्स है हमारी बॉडी, ऐसा तो नहीं है सारी बोन्स कनेक्टेड, अलग अलग बोन्स है। तो दो बोन्स आपस में कनेक्टेड किससे होती हैं, लिगामेंट से। लिगामेंट एक ऐसी चीज होती है जो आपके बोन और बोन को कनेक्ट करके रखती है, बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता कैसा है ये मेरे भाई, ये ना इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेस स्ट्रांग, बट ये ना फ्लेक्सिबल बहुत होता है, वेरी इलास्टिक। तभी तो आप जहाँ पे बोन्स जॉइंट होते हैं ना, उस चीज को ज्यादा मूव करा सकते हैं। जैसे कि मसल्स को आप इतना मूव नहीं करा सकते, आप अपने हाथ को कितना मूव करा लोगे, देखो कर्व कर रहा हूं मैं, कितना कर लूंगा, इतना मसल की यहां तक। अब ये जो मेरी मूवमेंट हो रही है ये भी बोन जॉइंट से हो रही है, यहाँ पे बोन जॉइंट है तभी इतनी मूवमेंट हो पा रही है। तो इसलिए ये बहुत इलास्टिक होते हैं, मूवमेंट बहुत हो सकती है यहाँ। फिर ये तो मैंने लिगामेंट बता दिया, एक चीज और होती है आपका टेंडेंट्स और होते हैं। वो क्या करते हैं, ये लिगामेंट्स तो बोन को कनेक्ट करते हैं, टेंडन आपका मसल को कनेक्ट करेंगे, मसल और मसल भी तो आपस में कनेक्ट होती है ना, पूरी बॉडी एक ही मसल से थोड़ी बनी है, तो अलग अलग मसल आपस में कनेक्ट होती है टेंडन से। टेंडन कैसे होते हैं भाई, ये स्ट्रॉन्ग तो बहुत होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, बट ये लेस इलास्टिक इतने नहीं होते।
तभी मसल और मसल जहाँ पे कनेक्टेड होती है मूवमेंट इतनी नहीं होती। आजकल सुना है, मतलब काफ़ी आपने सुना होगा अगर आप थोड़ा बहुत देखते हैं चीज़ें एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आजकल लोगों का क्या होता है कि बाइसेप टेंडन बहुत टूट जाती है, चेस्ट टेंडन टूट जाती है। क्योंकि क्या होता है, लोग ओवरवेट एक्सरसाइजेस करते हैं बट हमारा टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है ना मेरे भाई, इट इज़ नॉट दैट फ्लेक्सिबल, तो वो टूट जाता है। तो लिगामेंट और टेंडन में डिफरेंस ध्यान रखेंगे भाई, दोनों एक दूसरे के वाइसा वर्सा है। ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो लेस स्ट्रांग है, लेस इलास्टिक है वो ज़्यादा इलास्टिक है, कौन किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आपका देखते हैं, कार्टिलेज। और क्या है आपका, कार्टिलेज भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। अब कार्टिलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज वाइडली स्पेशियस, वेरी स्पेशियस, मतलब उसके अंदर स्पेस बहुत होता है इसके सेल्स में, वेरी स्पेशियस। ठीक है, कहाँ मिलता है ये, ईयर के अंदर। ये हमारी कार्टिलेज है, जो मतलब आपको लग रहा है फ्लेक्सिबल मसल है बहुत, जो आपको लगता था यार ये तो बहुत फ्लेक्सिबल मसल है, इतनी तो मसल होती नहीं फ्लेक्सिबल, बट वो मसल नहीं है, कार्टिलेज है। नोज के अंदर होता है ये। लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है आपका ट्रैकिया है, उसके अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ट्रैकिया आएगा। और आपका लैरिएक्स, आपका लैरिएक्स, लैरिएक्स भी आपका कहाँ होता है, आपके लैरिएक्स आपका यहाँ होता है इस पार्ट के अंदर, थ्रोट हमारे एरिया में होता है। ये भी हम आगे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है सर, आगे बताइए और क्या होता है। एक और हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं हम, देखो मैं इसी ज़्यादा स्पेस एक ही बार में एक ही जगह, अरे मेरे ऊपर तो नहीं आ रही ये चीज़ है, एक ही जगह पे ज़्यादा स्पेस इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा स्लाइड्स ना बने, कॉम्पैक्ट चीज़ें मिलें आपको। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, आपकी स्किन एंड मसल के बीच में, स्किन और मसल के बीच में, बिटवीन स्किन एंड मसल ये आपका टिश्यू पाया जाता है। इस टिश्यू का वर्क क्या होता है, इस टिश्यू का वर्क होता है रिपेयर में, हेल्प इन रिपेयर, रिपेयर ऑफ द टिश्यू, है ना, टिश्यू अभी डैमेज हो गया उसके रिपेयर में। और कहाँ पे ये पाया जाता है, ये आपका बोन मैरो में भी पाया जाता है। बोन मैरो में भी आपका पाया जाता है ना। बोन मैरो क्या होती है, हमारे पीछे होती है स्पाइनल के एंड में, जहाँ से हमारे आरबीसीज डेवलप होते हैं, नए आरबीसीज भी तो बनते हैं ना बॉडी में, बोन मैरो में से ही बनते हैं। ठीक है, एक पेज ले ही लेते हैं भाई। और क्या होता है कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम। और कौन से होते हैं, और एक होता है आपका एडिपोज। एडिपोज नाम से कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आपका फैट स्टोर करता है बॉडी के अंदर। देखो बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं ना, हमने बस इतना सुना है फैट गंदी चीज होती है, नहीं, फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। कैसे, फैट ना यार आपको, फैट वर्क्स एज एन इंसुलेटर। हम तो लकी हैं कि हम इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं जहाँ इतनी ठंड नहीं है, बट बहुत जगह पर बहुत ठंड होती है, फ्रीजिंग चिल ठंड, वहाँ पे लोग पूरे टाइम कोट्स वगैरह में रहते हैं। जैसे कि आप आर्टिक सर्कल के पास जो कंट्रीज हैं एंड अंटार्कटिक सर्कल के पास जो कंट्रीज हैं, तो फैट आपको ठंड से बचाता है एज अ लेयर ऑफ इंसुलेटर। तो एडिपोज टिश्यू भी इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं ना, जो हीट को, मतलब चीज को अंदर एक तरह से बाहर नहीं जाने देता हीट को आपकी बॉडी से। फैट एज अ इंसुलेटर काम करता है, हीट आपकी बॉडी में बचा के रखता है। और क्या करता है फैट ना, आपका एक इमरजेंसी फूड है। कभी भी आप खाना नहीं खाओगे एक या दो दिन, लोग क्या करते हैं आजकल कीटो डाइट चल रही है, तो खाना ही तो नहीं खा रहे उसके अंदर, फैट मतलब बहुत ही लाइट खाना खा रहे हैं, तो क्या होता है बॉडी आपके ऐसी स्टेट में फैट को ईट करने लगती है, विच इज नॉट अ हेल्दी स्टेट। ओके, कीटो वगैरह हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, फैट को ईट कर रही है बॉडी, मतलब इमरजेंसी स्टेट में आ गई है बॉडी, तो इसलिए फैट आपका इमरजेंसी फूड भी है। तो फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पे पाया जाता है ये आपका, बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन्स।
ठीक है, ये आपको एडिपोज के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ खत्म होते हैं। आगे देखते हैं अब हम आगे हमारे लिए क्या है। हमारे पास है आगे मसल टिश्यूज। अच्छा, एक चीज में को ध्यान नहीं रही, कुछ मिस करा क्या मैंने? मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं करा। चलो अभी तो मसल टिश्यूज। अब देखो मसल टिश्यू क्या होते हैं। मसल टिश्यू हमारी मसल्स जो बनी है टिश्यूज से बनी है, मसल टिश्यूज से। मसल टिश्यूज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है ना। ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टिश्यूज है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है आपका, मतलब ये प्रोटीन हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल में। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। रिलैक्स होने में यार स्पेलिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। आपका हार्ट कैसे बीट करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मैंने ऐसे करा, कॉन्ट्रैक्ट कर ली मैंने अपनी बाइसेप मसल, ऐसे करा रिलैक्स कर ली, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है ये। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं भाई जी, है ना भाई जी। ठीक है, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं, इनमें कुछ कंपेयर करना होता है, ये सब करना होता है, उसका ऐसा ग्राफ मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। मज़ा आ गया आप लोगों को, है ना? ये करो फिर। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं, आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं, देखना है। तो पहला टाइप ऑफ मसल टिश्यू है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स मतलब जो आपकी मसल्स स्केलेटन से जुड़ी हैं, आपकी विल पे वर्क करती हैं, वॉलंटरी हैं। जैसा आप चाहो वैसा वर्क करते हैं, दे आर अटैच टू योर बोन्स। तो जैसा आप चाहो वैसा वर्क करेंगे। ये स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड मतलब जब ये मसल्स को आप क्लोजली देखेंगे ना तो इनके अंदर ना डार्क पैच, फिर लाइट पैच, डार्क पैच, लाइट पैच, ऐसे ऐसे रहता है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेड। कैसी दिखती है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड मतलब वही स्ट्रेटेड, कि भाई पैचेस दिखते हैं इसके अंदर। दिस इज अनब्रांच्ड, ऐसा नहीं है कि कोई बंडल्स में बनी हुई है। मल्टी न्यूक्लिएट, इस मसल्स के टिश्यू के अंदर, इस टाइप ऑफ टिश्यू में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है सर। फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्ट, खास नहीं है। कहाँ पाई जाती हैं? हर आपकी बॉडी में, जिनको आप मूव कर सकते हैं। तो देखो, आपको एक दो चीज़ पता है, उससे काफ़ी और भी चीज़ पता चल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एटॉमिक नंबर वाले टेबल में देखा था, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैलेंसी बता सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ रटने की। ऐसे ही अगर आपको ये पता है कि भाई आप इसे वॉलंटरी मूव कर सकते हो इस मसल को, तो मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया? वो हर मसल जो आप खुद से मूव चला सकते हो। फिर दूसरी तरह की मसल्स होती हैं, भाई इनका नाम याद रखना, इनको स्केलेटन भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड भी बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, 3 नाम है। स्मूथ मसल्स, देखो पहली बार मुझे याद है एक बार सीडीएस में पेपर में आया था, तो मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं था। तो स्मूथ मसल्स मैंने सोचा एग्जाम्पल्स थे बाइसेप मसल्स या फिर ऐसा कुछ, तो मैंने कहा स्मूथ मसल्स बाइसेप मसल होंगी, स्मूथली अपने वर्क कर सकते हैं। तो मेरा एक गलत हो गया था। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है मेरे भाई। वो इसलिए स्मूथ होती हैं ताकि बॉडी खुद से उनको वर्क कर सके आराम से, कोई ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। पानी पी लूँ क्या मैं? पानी पीना था भाई, पानी पीऊँगा। ठीक है भाई। तो स्मूथ मसल्स हैं हमारी, इनवॉलंटरी है, हमारा कोई भी उन पर रोल नहीं है। कैसी होती है? ये भी लॉन्ग होती हैं, ये स्पाइंडल शेप्ड होती हैं, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होती, बस पता होना चाहिए स्पिंडल शेप्ड होती हैं। नो स्ट्राइएशंस मतलब जो यहाँ पे हमने स्ट्रेटेड मसल्स में देखा था कि ऐसे डार्क पैच, लाइट पैच, डार्क पैच, वाइट पैच, लाइट पैच, ये इसमें नहीं होता। तो इसको इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड भी बोलते हैं। अनस्ट्रेटेड, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस इसमें होता है।
कंट्रोल्स हम नहीं कर सकते तो फिर कहाँ पे पाई जाती है? जैसे आइरिस में, जैसे कि आइरिस मतलब आंख के अंदर एक काले वाले, उसको आइरिस बोलते हैं। आप आंख को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके काले वाले के अंदर आइरिस जो होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तेज लाइट आएगी तो आइरिस अपने आप छोटी बड़ी होती रहेगी। धूप में जाते हो तो आपको एकदम तेज लाइट आती है, आइरिस छोटी हो जाती है। कमरे में डार्क में आते हो, आइरिस बड़ी हो जाती है। आपका कंट्रोल नहीं है। यूट्रस में भी ऑर्गन्स के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं कंट्रोल कर सकते। यूट्रस बंद कर लूँ क्या, ऐसे सोचोगे? नहीं होगा। ब्रोकिया है लंग्स में, नहीं। तो इसके 3 नाम है: स्मूथ, अनस्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स जो हमारी हार्ट की मसल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इनवॉलेंट्री, आप हार्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। ये कैसी है? सिंगल न्यूक्लियस है, ये भी स्ट्रेटेड है और ब्रांच्ड है। गांठ में ऐसे बंधी हुई है, ऐसे इकट्ठी बंधी हुई है, ब्रांच्ड है। तो भाई ये था आपका, हार्ट चलाती है, हार्ट वॉल्स पे होती है। 3 टाइप ऑफ मसल्स, ये क्या करती हैं, कैसी हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सर, आगे कुछ बताने लायक है तो बताओ। है तो सही भाई। नर्वस टिश्यू। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज आ गए, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं भाई? बॉडी, मैंने सोचा कि मुझे हाथ हिलाना है तो मैंने सोचा और मेरा हाथ हिल गया। तो ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आपके ऑर्गन्स तक या फिर मसल्स तक, मसल से लेके ब्रेन तक, मतलब पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन को इधर उधर करना कि भाई ये करवाना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, ये इंफॉर्मेशंस सारी, इनवॉलेंट्री इंफॉर्मेशन भी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी कौन कैरी करता है? नर्वस टिश्यूज कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? आपका ब्रेन नर्वस टिश्यू से ही बना है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे की जो आपकी कॉर्ड है, जो आपकी बैकबोन होती है, उसके साथ साथ एक कॉर्ड चलती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को इधर उधर करने में मास्टर है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है हम आगे देखेंगे वैसे डीप में इसके बारे में, बट अभी इतना पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कैरी करवाने के लिए एक मेन जो आपके इमरजेंसी एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री जो आपके नहीं, आप यू कांट कंट्रोल देम, वो एक्शंस वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। और आपकी नर्व सिस्टम है ना, पूरा नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम तो बना ही ऑब्वियसली नर्वस टिश्यू से होगा। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू के सेल्स भी अलग तरीके से डिजाइन होते हैं। टिश्यूज तो सेल्स से मिलके बनते हैं ना, तो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल्स को बोलते हैं नर्व सेल बोलेंगे, या तो सिंपल सी बात है, या फिर बोलेंगे न्यूरॉन्स, ये स्पेशली डिजाइन होते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखता है न्यूरॉन। ये मैंने एक इमेज रखी है आपके लिए, देखो ये न्यूरॉन ऐसा दिखता है कुछ। ये न्यूरॉन क्या है? सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पे मिडल पार्ट को एग्जाम, यहाँ पे ना ये ऐसे जैसे रूट्स के अंदर हेयर टाइप होते हैं, ऐसे निकले होते हैं मेन हेड के यहाँ से। इसको डेंड्राइट, अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है हमें सेल का, और ये सेल बॉडी है पूरी, एंड में नर्व एंडिंग है, ऐसा कुछ दिखता है। अब ये ना अप टू 1-1 मीटर तक लंबे होते हैं। ये एक सेल 1-1 मीटर तक लंबा होते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी भी कौन से होते हैं? नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी होते हैं। मतलब 1 मीटर बहुत बड़ा होता है यार, इतना बड़ा 1 मीटर होता है, इतना बड़ा के आसपास, इतने बड़े के आसपास। तो इतने बड़े बड़े सेल, एक सेल, सिंगल सेल। ठीक है, अब ये सेल ना, अगर मान लो एक सेल यहाँ पर है, मेरे यहाँ से कोई नीचे इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो सेल के अंदर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन कैरी होती है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस से। हाँ, इलेक्ट्रिक इंपल्स से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सेल टू दी टूवर्ड्स अनदर, टू दी अनदर एंड ऑफ सेल, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कैरी होती है
थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, और इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स विद इन द सेल होती है, बस ये चीज याद रखना। नर्व इम्पल्स विद इन द सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नहीं जाती, सिर्फ एक ही सेल में कैरी करती है। एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए केमिकल रिएक्शन से जाता है, वहां नर्व इम्पल्स से नहीं। जैसे ही दूसरे सेल में जाएगा केमिकल रिएक्शन से, दूसरे सेल में भी नर्व इम्पल्स से कैरी करेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक। विद इन सेल होता है ये बस नर्व इम्पल्स, ठीक है, इन न्यूरॉन्स ओनली। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया है, और आज की क्लास यहीं तक होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और यार देखो, जब आप इस वीडियो वगैरह को देखते हो तो ना इंटरेक्ट करते रहा करो, कैसा लगा, कुछ सजेशंस, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर, या मैंने कुछ गलत बता दिया, हो सकता है मैं टीचर, है ना, तो आई एम ए ह्यूमन ओनली, आई एम नॉट इनकरेजेबल, है ना, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। तो काफ़ी चीज़ें बात थोड़ा करते रहा करो, जिससे क्या है कि मेरे को भी थोड़ा सही लगता है। ठीक है भाई।